हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग फिर ये मुलाकात कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक अनाउंसमेंट था, जो कि हम एक न्यू सीरीज़ लाए हैं। ये है क्लास 10th आईसीएससी वालों के लिए। मैं खुद क्लास 10 का फुल बायोलॉजी आईसीएससी का मैं पढ़ाने वाला हूँ, और ये क्रैश कोर्स जैसा है। और इस सीरीज़ का नाम है प्रतिज्ञा। ठीक है। तो तुम सबको गांठ बांधना चाहिए कि फोड़ के आओगे। ठीक है। और ये प्रतिज्ञा होना चाहिए। ठीक है। तो चलो, आज हम लोग डील करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईसीएससी के नज़रिए से। अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के पहले हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। मतलब ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग आंसर करो। डू प्लांट्स हैव सर्कुलेटरी सिस्टम? बोलो, आंसर करो, आंसर करो। हाँ, प्लांट्स में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? प्लांट्स में वो रहता है ना, वास्कुलर बंडल्स, मतलब जो जाइलेम एंड फ्लोएम जो रहता है ना, जाइलेम फ्लोएम, इध ये दोनों से जो कंडक्शन होता है ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। हाँ, वही है सर्कुलर सिस्टम। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी तुम लोग पढ़ो। वाई सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन प्लांट्स? ये क्यों है? क्योंकि एनिमल्स तो मूवेबल है, मतलब मूवेबल मतलब एनिमल्स तो लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन मतलब कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो मूव करता है, और प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मूवमेंट और लोकोमोशन के अंदर। और मूवमेंट हर एक जो चीज़ मूव हो रहा है उसको तुम मूवमेंट कह सकते हो। लेकिन लोकोमोशन वही होता है जो मूवमेंट ए से बी में होता है। मतलब कोई एक पॉइंट से दूसरे एक पॉइंट में होता है, जो कि प्लांट नहीं कर सकता। उसलिए प्लांट में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन उतना मतलब उतना वेल डेवलप्ड नहीं होता जो कि एनिमल में होता है। सही है। तो इधर मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत। एनिमल्स में क्या है? मूव वन प्लेस टू अनदर। तो इन लोगों को ना भाई ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि होल बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड करना है। और प्लांट्स स्टेशनरी। अच्छा, इधर स्टेशनरी नहीं लिखना है, इधर लिखो नॉट डू लोकोमोशन, नॉट डू लोकोमोशन। ये दो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत तुम लोगों को क्वेस्ट में रख रहा है कि इस चैप्टर में है क्या। ये चैप्टर एक बहुत ही मज़ेदार दुनिया है ऑफ ब्लड, हार्ट, एट्सेट्रा। अब तुम लोग देखने वाले हो कि कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो चलो। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जनरली दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तुम लोगों के सिलेबस में एक होता है ब्लड रिलेटेड पार्ट, जिसके अंदर तुम सीखोगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। मतलब उसके बाद ये ब्लड ग्रुपिंग क्या है। दो टाइप्स का ब्लड ग्रुपिंग होता है, एक एबीओ होता है और एक आरएच होता है। आरएच मतलब बेसिकली रिसस। उसके बाद कुछ ना कुछ मतलब केसेस आता है, लाइक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ऐसा कुछ केसेस आता है, जो सबको मैं ज़रूर डील करने वाला हूँ। और एक आता है हार्ट रिलेटेड टॉपिक्स। ये हार्ट ना एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआईएमपी। ठीक है, ये हार्ट। और ये वाला टॉपिक इजी जैसा है। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वो। देखो, हम लोगों का मेन टारगेट है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है विथ फुल डेप्थ। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ को ना, मैं उतना ज़्यादा लिख के नहीं लाया ये सब चीज़। ठीक है। ये सब चीज़ ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। और ये जो राइटिंग्स है, ये मैं सेलिना पब्लिशर्स जो है ना बुक, कौन सा उधर से मैं ये सब लिया हूँ। ठीक है। और ये पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है नहीं। अगर तुम इस पार्ट को छोड़ भी दो तो भी बहुत चांसेस है कि तुमको 100/100 ही मिलेगा। ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। चलो, नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का ज़रूरी क्या है भाई? मतलब इसका ज़रूरत क्या है ट्रांसपोर्ट का? तो देखो, एवरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स। फॉर एग्जांपल, ये देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में
जब डाइजेस्ट होता है तो ये फूड डाइजेस्ट होके किधर जाता है, ये ब्लड के अंदर ही मिक्स हो जाता है। फूड डाइजेस्ट होके ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। उसके बाद ब्लड जाता है सेल्स के अंदर। मतलब ये सेल के पास ये ब्लड जाके ये सब भी दे देता है सेल्स को, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखो ये पार्ट जनरली हम लोग डील करने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में, ठीक है। उधर इस पार्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लो, ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होता है इसका भी एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट से जो ब्लड होल बॉडी में पंप होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और होल बॉडी से जो ब्लड फिर हार्ट में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसलिए। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट भेजता है लंग के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, ठीक है। यही देखो यहाँ पे लिखा है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉज इन एयर एंड द ऑक्सीजन पिक्ड अप from it into in the lungs has to be transported to all the parts of the body। अच्छा, इधर थोड़ा वो दूसरा लिखा है, मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो अल्टीमेटली मिक्स किधर होता है, ब्लड में ही वो अल्टीमेटली मिक्स होता है। कैसे होता है, इधर तुम लोग देखो, ये तुम्हारा 11 में बहुत अच्छे, एक सेकेंड, ये तुम्हारा 11 में ना बहुत अच्छे तरीके से है। ये है लंग्स, और लंग्स के अंदर क्या है, एल्वियोली है। अल्टीमेटली जब आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी आ रहा है एयर। उसके बाद इधर एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। इधर ऑक्सीजन आ रहा है और ये CO2 एल्वियोल के अंदर आ रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन इधर आ रहा है, ये CO2 आ रहा है, बराबर है। अब देखो, ऑल द एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस सॉल्ट्स and the nitrogenous waste such as urea have to be removed from different parts and have to be sent to the excretory system to be thrown out of the body। ये सब कुछ उल्टा सीधा चीज, फॉर एग्जांपल एक्सेस सॉल्ट हो गया, यूरिया हो गया, एटसेट्रा, ये सब ब्लड कैरी करके किधर लाता है, नेफ्रॉन में लाता है। अरे तुम लोग ये देखे हो ना कुछ स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन ऐसा कुछ एक दिखने में होता है ना, ये होता है बाउमेंस कैप्सूल होता है इधर, ऐसा ऐसा कुछ एक बाउमेंस कैप्सूल होता है, इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है, छोड़ो तुम इसको। और ऊपर क्या होता है, ऊपर कैपिलरी होता है, ऊपर होता है एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ऐसा कुछ होता है ना। तो ब्लड इधर से यहाँ पे जाएगा, इसके दौरान कुछ ना कुछ चीज़ फिल्ट्रेट होके इसके अंदर आ जाएगा, जो कि जनरली यूरिया फ्यूरिया एटसेट्रा इधर रहता है। लेकिन नेफ्रॉन के पास तो ला रहा है ये ब्लड ही, नहीं तो ये एक्सक्रीशन कैसे होगा। एक्सक्रीशन करने के लिए जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो कि सिस्टम है हम लोगों के पास, मतलब फिल्टर करने का, उसके पास तो आना पड़ेगा भाई वेस्ट को। तो ये वेस्ट को ला रहा है ब्लड, जो कि फॉर एग्जांपल ये सब यूरिया फ्यूरिया हम लोग समटाइम्स हम लोग खा भी लेते हैं, ये सब अल्टीमेटली मिक्स किधर हो रहा है, ब्लड के अंदर। उसके बाद ये लोग मतलब ये ब्लड ही ये सब उल्टा पुल्टा चीज़ को कैरी करके नेफ्रॉन के पास लाता है, ठीक है। उसके बाद एक हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स तुम जानते हो हॉर्मोन्स कौन से ग्लैंड से सिक्रेट होता है, बोल तो बोलो, कमेंट कर दो। और हाँ एक चीज़, सभी लोग अटेंडेंस के लिए वो जो लाइक का जो बटन है उसको काला कर दो एक बार दबा के, ठीक है। अब देखो हॉर्मोन्स किधर से सिक्रेट होता है। हॉर्मोन्स एक ना बहुत ही बढ़िया एक चीज़ है, हार्मोन सिक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब कोई डक्ट नहीं होता। सो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड में आता है हार्मोन्स, ठीक है। तो हार्मोन्स उसके बाद ये चला जाता है टारगेट ऑर्गन्स पर, ठीक है, टारगेट ऑर्गन्स पे ये फिर चला जाता है। तो हार्मोन्स को भी कौन कैरी कर रहा है, ब्लड ही कैरी कर रहा है, ठीक है। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम हैव टू बी कैरीड थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड टू एक्ट wherever required and so on, बराबर ना। अब देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फ्लो चार्ट तुम सभी लोग अपने कॉपी में ड्रॉ करो, ठीक है। देखो बॉडी फ्लूइड्स दो तरह का होता है, एक है सर्कुलेटिंग फ्लूइड और एक है नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है ना। अब देखो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के अंदर आता है तीन चीज़, एक होता है
हाँ, एक होता है ब्लड, जो कि बहुत ही फेमस एक शख्स है। उसके बाद होता है टिश्यू फ्लूइड। देखो टिश्यू फ्लूइड क्या है भाई, ये क्या है चीज़ है, वो जो टिश्यूज होते हैं ना, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लूइड रहता है, उसको भी तुम कह सकते हो, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड ऐसा करके, ठीक है। मतलब इधर तुम ये चीज़ लिख भी सकते हो कि ये ऐसा फ्लूइड होता है जो ऑक्यूपाई स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। फ्लूइड दैट ऑक्यूपाइज स्पेसेस बिटवीन द सेल्स। अब आ जाओ लिम्फ क्या है। लिम्फ एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है भाई, इसको ना थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा लिम्फ क्या है। लिम्फ जनरली तो येलोइश टाइप का कुछ एक होता है, ठीक है, मतलब कलरलेस भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों, तुम्हारे सिलेबस में ना ये लिम्फ उतना ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है, तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना देख लो, ठीक है। लिम्फ बेसिकली होता है, इसको तुम इक्वल टू भी तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा बहुत इजी तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। लिम्फ, अगर तुम ब्लड में से आरबीसी को, कुछ मैक्रो प्रोटीन्स को और प्लेटलेट्स को अगर तुम हटा लो, तो यही होता है लिम्फ। सही है, समझा? समझा ना? देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो छोड़ दो, ऐसे ही रखने दो, छोड़ो। तो ये होता है लिम्फ। लिम्फ एक्चुअली एक्ट्स एज अ मिडिल मैन बिटवीन क्या, बिटवीन ब्लड एंड सेल्स और बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ये भी तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। मैं इधर लिख रहा हूँ, acts as middleman between blood and cells। सही है। अब थोड़ा बहुत ना, और थोड़ा बहुत हम लोग विजुअलाइज कर लेते हैं कि लिम्फ क्या है। तो आ जाओ कर लेते हैं क्या है ये। इसके लिए ना मेरे को थोड़ा बहुत एक ड्राइंग करना पड़ेगा। देखो तुम लोगों का ये है, देखो भाई मैं ना थोड़ा बहुत तेज़ ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाने लगूँ तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है। अभी देखो बहुत सारा टाइम अभी देखो चला भी गया है, आने वाला आईसीएससी देखो, मतलब अभी शायद बहुत कम दिन ही है भाई बाकी। ये ना एज अ रिवीजन फॉर्मेट तुम लोग इसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि लोग दिसंबर से ही रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये है ब्लड वेसल। चलो अब एक और चीज़ ड्रॉ करते हैं, और अब हम ड्रॉ करेंगे लिम्फ वेसल्स इसके अंदर ही। इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काट देते हैं इसको, देखो ऐसे ऐसे करके। सही है। और इसके अंदर क्या रहता है, इंटरस्टिशियल सेल्स रहता है इसके अंदर। देखो क्या होता है, अगर ये ब्लड इधर से जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे ना कुछ फिल्ट्रेशन होता है, कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पे होता है फर्स्ट फिल्ट्रेशन, और यहाँ पे होता है सेकेंड फिल्ट्रेशन। ये सेकेंड फिल्ट्रेशन के बाद जो बचता है उसको हम लोग लिम्फ कहते हैं, ठीक है। मैं इधर ये बोलता हूँ, ब्लड के ऊपर अगर तुम ये दो फिल्ट्रेशन कर देते हो,
फर्स्ट एंड सेकेंड फिल्ट्रेशन अगर तुम कर लेते हो तो ये क्या फॉर्म होता है, लिम्फ। समझ में आया। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल। इसको ब्लड वेसल, इसको लिम्फ वेसल, जिसके अंदर लिम्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, देख लो ये दोनों फिल्ट्रेशन के बाद ही लिम्फ फॉर्म होता है, समझा। हाँ, और ये, हाँ बस सही है। अब आ जाओ ब्लड के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। देखो ये सब कुछ ना बहुत ही बेसिक चीज़ है। मेन चीज़ जो आएगा वो है हर्ट। ठीक है, तो ये पहला 2 लेक्चर बहुत ही हल्का हल्का होने वाला है, सही है ना। हम्म। मैं क्या कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ क्या, मेरे को लग रहा है कुछ ज़रूरी है। एकदम लास्ट में जाते हैं क्वेश्चन कराने के लिए। आ जाओ। मैं अगर तुमको पूछूं कि आ, ये लिम्फ लैक्स WBC, ये ट्रू या फॉल्स है। लिम्फ लैक्स RBCs, ये ट्रू या फॉल्स है। देखो पहला बात तो हम लोग तो ये पढ़े हैं कि ब्लड माइनस RBC, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन छोड़ के हम लोग लिम्फ कह देंगे। ब्लड से ये 3 तुम लोग बाहर निकाल दो तो उसको हम लोग लिम्फ कह देंगे। तो इसके अंदर देखो RBC नहीं रहता लिम्फ के अंदर, प्लेटलेट्स नहीं रहता, और क्या नहीं रहता, मैक्रोप्रोटीन नहीं रहता। हाँ तो WBC तो रहता है, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स होगा। अब देखो लिम्फ लैक्स RBC, हाँ ये तो सही है, इधर तो हम लोग देखे हैं ब्लड माइनस ये होता है। चलो आ जाओ। अब देखो हम लोग ये बहुत ही बचपन से हम लोग ये सब चीज़ ये पढ़ के आ रहे हैं कि ब्लड के अंदर 2 चीज़ होता है। एक है ब्लड सेल्स जिसको हम ब्लड कॉर्पसेल्स भी जिसको हम कहते हैं, और एक होता है क्या, और एक होता है प्लाज्मा। सही है, इसका परसेंटेज भी तुम लोग लिख लो। ये है 40 से 45% तक, ये है 50 से 55% तक। सही है, और ये प्लाज्मा जनरली वाटरी कुछ होता है। ठीक है, इधर तुम लोग देख सकते हो क्या है ये, मैं लिख दे रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत वाटरी चीज़ होता है, फ्लूइड पर तुम कह सकते हो इसको। ठीक है, आओ हम लोग थोड़ा बहुत ये प्लाज्मा को ना थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसको। प्लाज्मा को, प्लाज्मा इज व्हाट, लाइट येलो कलर्ड। उसके बाद क्या है, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक होता है। मतलब इसका pH एस्टिमेटेड क्या होगा, >7 होगा, तो ही तो होगा ना ये एल्कलाइन। अगर pH <<7 होता है तो हम उसको कहते हैं एसिडिक। अगर pH >7 होता है उसको हम कहते हैं बेसिक या अल्कलाइन। सही है, देखो तो इधर क्या लिखा है, प्लाज्मा इज लाइट येलो कलर्ड एल्कलाइन लिक्विड, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वाटर। देखो वाटर कितना परसेंट है ये, इसके देखो ये जनरली वाटर ही है, क्योंकि देखो 90 to 92% इज वाटर। प्रोटीन्स देखो 7 to 8% इज प्रोटीन्स। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी है, उसके बाद अदर सब्सटेंस भी है कम मात्रा में। अब देखो द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इंक्लूड मेनली सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, among other substances contained in plasma are, देखो क्या क्या है, ग्लूकोज है, जो हम लोग वो जो देखते हैं ना, जो ब्लड शुगर लेवल कितना है, उसका जो मेन कंपोनेंट क्या है, उसका ग्लूकोज है, जो कि प्लाज्मा में रहता है। एंड प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, तो उसलिए हम लोग ब्लड लेते हैं। सही है, उसके बाद देखो एमिनो एसिड, उसके बाद देखो फाइब्रिनोजेन, ये एक प्रोटीन होता है। ठीक है, उसके बाद देखो हार्मोन्स, यूरिया एटसेट्रा। अब देखो द प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजेन हैज बीन रिमूव इज कॉल्ड सेरम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं तो लिख दूं क्या, मैं इस चीज को लिख देता हूँ। ठीक है,
प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन इक्वल टू सीरम। ऐसा करके पढ़ो, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लो चार्ट बना के पढ़ो या थोड़ा बहुत इक्वेशंस बना के पढ़ो तो इजी रहता है पढ़ाई। ऐसा थ्योरी थ्योरी पढ़ने से ना दिमाग में आएगा नहीं सब जल्दी से। और ये रिवीजन का टाइम है तो ऐसे करके ही पढ़ो जो कि एकदम लास्ट मोमेंट तक स्टिक हो गए रहे, ठीक है, तुम्हारे ब्रेन में। अब देखो ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के अंदर आता है 3 टाइप का सेल। बोलो तुम लोग, ये तुम लोगों का आना चाहिए। ब्लड सेल्स, ठीक है, चलो क्या है बोल दो। 3 टाइप का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है, प्लेटलेट्स। देखो जनरली तुम लोग जानते ही होगे कि आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट में, जो कि ये ऑक्सीजन वगैरह ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। डब्ल्यूबीसी का मेन रोल है फाइटिंग करने में, मतलब ये दुश्मनों को ये मार देता है। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ये क्लॉटिंग कराता है ब्लड का, ठीक है। अगर तुम्हारा बॉडी में कोई एक कट आ जाता है ना तो उस कट को ये भरा देता है। भरा मतलब ये कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ इसके मतलब ये एंजाइम या कुछ ना कुछ चीज़ होता है जो ये रिलीज करता है। हाँ, तो उससे ये सब हो जाता है, ठीक है। उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोकाइनेस, वो सब आएगा, ठीक है, बाद में। और डब्ल्यूबीसी, देखो आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, वाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी हम इसको कहते हैं। ये तुम लिख लो, प्लेटलेट्स इज ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। अभी यहाँ पे लिखने का उतना टाइम नहीं है। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ये भी लिख लो। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ये भी लिख लो। अब देखो ये डब्ल्यूबीसी के अंदर ना इतना ज़्यादा चीज़ मतलब घुसा पड़ा हुआ है। देखो एक तो है इसके अंदर ग्रैनुलोसाइट और है इसके अंदर ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्रैनुलोसाइट्स, उसके बाद देखो ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर दो चीज़ आता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट, और एक होता है मोनोसाइट, ठीक है। अब देखो ग्रैनुलोसाइट के अंदर आता है 3। पहला क्या, न्यूट्रोफिल। दूसरा क्या, इओजिनोफिल। तीसरा क्या, बैसोफिल। बढ़िया है, बढ़िया है ना। और इस चीज को अलग से याद रखना। तो क्या है, ब्लड के अंदर रहता है प्लाज्मा और रहता है ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा होता है वाटरी पार्ट और जो फ्लूइड पार्ट है, और ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पोसेल्स सेम चीज़ है। ब्लड कॉर्पोसेल्स या ब्लड सेल्स 40 to 45% होता है, प्लाज्मा 50 से 55% होता है। ब्लड सेल्स के अंदर आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसके बाद डब्ल्यूबीसी के अंदर आता है और दो टाइप का, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट के अंदर है न्यूट्रोफिल, यूजेनोफिल और बेसोफिल। और ए ग्रैनुलोसाइट के अंदर है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। देखो ग्रैनुलोसाइट मतलब इन लोगों के साइटोप्लाज्म में ना ग्रैन्यूल्स होंगे होंगे ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत डेंस होगा इन लोगों का साइटोप्लाज्म। इधर ये ए ग्रैनुलोसाइट में ये वो नहीं होता, ठीक है। ठीक है, चलो अब तुम लोग इसको बोलो, इसको तुम लोग कैसे बोलोगे, डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, इसका तुम लोग बोलो। तुम लोगों को जितना पता है तुम लोग इसको बोलो। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर तुम लोग लिख सकते हो कि एक सेकेंड कॉल आ। देखो ब्लड क्या है, ब्लड के अंदर क्या रहता है, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी रहता है, ल्यूकोसाइट्स रहता है,
और प्लेटलेट्स रहता है, लेकिन इसके अंदर क्या रहता है, क्या रहता है बोलो इसके अंदर? तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा तो रहेगा ही, मैं लिखता हूँ, प्लाज्मा नहीं लिखूंगा, इसके अंदर रहता है सिर्फ और सिर्फ WBC। अब देखो, ये जनरली किस कलर का होता है? रेड कलर। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और ये क्या होता है? वाइट कलर। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन एक्शन वाइट, और इसको तुम कलरलेस भी बोल सकते हो। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन एक्शन रहता है, HP एब्सेंट। ये एकदम बेसिक पार्ट है, ठीक है। अब देखो देखो ये दोनों ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़ तुम लोग देख लो, ब्लड को हम लोग कहते हैं कि एक्ट्स एज अ व्हीकल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ना, ऑक्सीजन को इस प्लेस से उधर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इससे उधर ले जाके मारता है, ठीक है। तो इसको तुम क्या लिखोगे? एक्ट्स एज अ व्हीकल, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे? एक्ट्स एज अ मिडिलमैन। और क्यों मिडिलमैन लिखोगे वो मैं तुमको बोल दिया हूँ। एक्ट्स एज मिडिलमैन बिटवीन क्या? ब्लड एंड सेल्स या ब्लड एंड टिश्यूज। बढ़िया बात है, चलो अब आ जाओ, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बोलो, हीमोग्लोबिन क्या है? तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है बोलो वो पहले, उसके बाद तुम ये बोलो। हीमोग्लोबिन बहुत ही एक खास चीज है। हाँ, एक सेकेंड। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, पिगमेंट है। एंड ये किधर प्रेजेंट रहता है? ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है, क्योंकि आरबीसी का मतलब द नेम इटसेल्फ सेज रेड, और ये हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है, यही देता है वो कलर, रेड कलर। तो किस में प्रेजेंट होगा? ये आरबीसी में प्रेजेंट होगा। अब हम लोग इसका ना मतलब देखो, द रेड ब्लड सेल एक्चुअली में क्या रहता है? ये रेड ब्लड सेल एक्चुअली मतलब इस, हाँ तो स्टूडेंट कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण ये हीमोग्लोबिन का पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसके बाद वाला मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसको मैं ज्वाइन कर दूँ वो प्रीवियस वीडियो के साथ, और एल्स मैं इसको लेक्चर 1 पार्ट 2 करके मैं इसको डाल दूँगा, ठीक है, यूट्यूब में। अब जो हीमोग्लोबिन क्या है हम थोड़ा वो जान लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और ये किधर मिलता है? ये फाउंड इन आरबीसी। अब देखो, आरबीसी हम लोग बोल रहे हैं, मतलब इधर रेड ब्लड सेल का हम लोग इधर बात कर रहे हैं, तो इसके कारण ये आरबीसी आरबीसी है। इसका मतलब क्या हुआ? रेड ब्लड सेल रेड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, लिखता हूं, आरबीसी इज रेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन का क्या कलर है? कलर इज रेड। ओके, बढ़िया है। अब देखो, हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीज़ होता है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन, ठीक है। देखो ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा बहुत बड़ा हो सकता है, ये ऐसे करके इसको दिखाते हैं। एक है हीम, ठीक है, और एक है ग्लोबिन। हीम होता है 4 ग्रुप्स,
ठीक है, अभी तुम लोग ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ये चीज़, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो फॉर योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। और ग्लोबिन का भी होता है 4 चेन होता है। 4 जो चेन होते हैं उसके अंदर 2 अल्फा चेन होगा और 2 बीटा चेन होगा, ठीक है। और ये हीम इज नथिंग बट आयरन कंटेनिंग पार्ट। तो जानते हो कुछ कुछ बुक में यह भी दिया हुआ तो रहता है कि हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट आयरन कंटेनिंग ग्लोबिन, ऐसा करके, ठीक है, कि एक ग्लोबिन है और आयरन है, तो इस दोनों को मिला के हीमोग्लोबिन आ गया। और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हाँ हाँ, तो आ जाओ, कैसे दिखने में होता है ये हीमोग्लोबिन। एक सेकेंड, इसके नीचे क्या कुछ है, इसके नीचे तो फंस गए है, एक सेकेंड रुको, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये सब फालतू का चीज़ है, इसको आ जाओ बेटे। हाँ सही है। अब देखो हीम के साथ ना, ये जिधर ही हीम ग्रुप है उसके साथ देखो, हीम एक्चुअली बेसिकली ये ग्रुप है, ठीक है, इसके साथ पोरफायरिन ग्रुप भी आ जाता है। मतलब वो 4 पोरफायरिन का रिंग आता है और उसके साथ ही रहता है ये हीम ग्रुप अटैच रहता है। पोरफायरिन रिंग्स। अब देखो ये दिखने में कैसा होता है, मैं थोड़ा बहुत एक रफ एक डायग्राम में करता हूँ इसका, एक रफ डायग्राम। ये सपोज इसका मतलब ये मिडिल वाला चीज़ है, ठीक है। अब देखो इधर क्या होगा, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, अब कोई दूसरा पेंट ले लेते हैं, ये इससे देखो, दिस वन, नाउ से ऐसा कुछ होगा। अब देखो पोरफायरिन रिंग ऐसे ही मतलब पेंटागोनल टाइप का होता है, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, बढ़िया है। और इधर लगा रहता है एफी वाला ग्रुप, सही है, मतलब हीम ग्रुप, ये बाहर की ओर ये सब लगा रहता है। तो मैं इसको येलो से दिखाता हूँ, देखो Fe+2। अब देखो, अब तो ये Fe+2 को लिखने का कोई सेंस नहीं है, अगर मैं इसको Fe लिख दूँ तो ये सही होगा, लेकिन छोड़ो, मैं लिख देता हूँ Fe+2, सही है। और मैंने क्या कहा, गौर से सुनो, मैंने बोला कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है, मैंने बोला कि ग्लोबिन एक प्रोटीन है। अब देखो इधर ये हीम ग्रुप आ गया, इधर ये हीम ग्रुप आ गया, ये होल लेके ये सब हीम ग्रुप आ गया। और ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो स्ट्रक्चर तुम लोग देख रहे हो ना, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रोटीन। और अगर तुम लोग थोड़ा भी केमिस्ट्री पढ़े होगे, शायद तुम लोग नहीं पढ़े हो तो छोड़ दो, लेकिन प्रोटीन हम उसको ही कहते हैं जो कि एमिनो एसिड से बना हुआ रहता है। और एमिनो एसिड ऐसा एक चीज़ है जिसका एक एंड में NH2 रहता है ग्रुप, और एक एंड में COOH ग्रुप रहता है। मैं अभी के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब ड्रॉ कर दे रहा हूँ तुमको, अगर तुम लोग मतलब उतना क्षमता है कि तुम इसको कर सकते हो तो इसको कर लो, याद रखने में बहुत अच्छा रहेगा। NH2 मुंह के ऊपर देखो, NH2 एकदम सारा देखो, एकदम मुंह के ऊपर, सारे को एकदम मुंह के ऊपर NH2, सही है। अब इसके अंदर COOH, यहाँ पर भी, एक सेकेंड, बढ़िया है, बस ये होल स्ट्रक्चर है उसका, हीमोग्लोबिन का।
ये जो होल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, सही है। अब मैं आता हूँ, बोलो कलर ऑफ ब्लड क्या होता है। देखो ये तो पहले तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कैसा होगा, ब्राइट रेड होगा। अगर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या होगा, डल रेड होगा, सही है। अब ब्लड का पीएच क्या होता है, पहले तो तुम लोग बोलो पीएच चीज क्या होता है। पीएच एक ऐसा स्केल होता है, देखो पीएच चीज आया ऐसे करके, फॉर्मूला है कि पीएच होता है ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसको मैं अभी छेड़ना नहीं चाहता इस फॉर्मूला को, ये तुम लोग सीखोगे एसिड बेसिस, नहीं एसिड बेसिस नहीं, इसको तुम आयनिक इक्विलिब्रियम में सीखोगे क्लास 11 में। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ये अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे तुम एक चीज़ समझ सकते हो कि एक सेकंड, इसको एक बार हम लोग बड़े करते हैं। एक चीज़ तुम लोग इधर से समझ सकते हो कि जितना एच का वैल्यू होगा, देखो एक चीज़ देखो, इधर और इधर क्या रहता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर इधर ये माइनस आ जाए तो इसको तुम इन्वर्सली रिलेटेड भी तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि लॉग का कोई एक रूल है, इस माइनस को इधर, इसको हम ले सकते हैं कि ये -1 दिखता है, ठीक है। तो सोचो सोचो कि H प्लस को अगर हम बढ़ा दें तो pH क्या होगा, क्या होगा सोचो। H प्लस अगर बढ़ा दे, ये ना मैं थोड़ा बहुत रफ में समझाता हूँ, आ जाओ थोड़ा बहुत तुम लोग सीख लो। H प्लस अगर हम बढ़ा दे, H प्लस का कंसेंट्रेशन, तो pH डिक्रीज होता है। pH डिक्रीज मतलब क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर हम H प्लस को डिक्रीज कर दें तो क्या होता है, pH बढ़ जाता है, मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। और एसिड हम लोग उस पॉइंट से हम लोग कहना स्टार्ट कर देते हैं जब pH इज <<7, ठीक है। और बेस हम उसी पॉइंट से कहना चालू कर देते हैं जब pH इज <7। और pH = 7 वालों क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल केस। ये लोग ना बहुत ही डेंजरस है, ये लोग होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मैं उसमें अभी नहीं आ रहा हूँ। और क्या था, ये फॉर्मूला भी देख लो एक बार। देखो लॉजिकली पढ़ना है, वो सब याद करके करके वो सब मतलब रट्टू तोता बहुत लग रहा है, सही है। तो अभी तुम लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ब्लड क्या होता है। अगर मैं बोल दूँ ब्लड का पीएच 7.3 से 7.45 है, और इसको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, तो ये 7.3 टू 7.45 ये एसिडिक है या ये अल्कालाइन या बेसिक है, बोलो। को अल्कालाइन भी कह सकते हो। अरे तुम लोग इसको तो सीखे ही होगे ना, alkalis or bases which is soluble in water etc, ठीक है। आ जाओ, अब इसको बोलो क्या होगा, पीएच ऑफ ब्लड। मैं लिख रहा हूँ इधर, याद रख लो इस चीज़ को। पीएच ऑफ ब्लड रहता है 7.3 टू 7.45, मतलब दिस इज नथिंग बट स्लाइटली अल्कालाइन, तुम कह सकते हो इसको, स्लाइटली अल्कालाइन तुम इसको कह सकते हो, सही है। और ब्लड ना थोड़ा बहुत सॉल्टिश भी होता है, मतलब खाने में। इधर है क्या, हाँ अच्छा इधर है, इधर टेस्ट में लिखता हूँ, सॉल्टिश इन टेस्ट। देखो तुम में से कोई भी शायद नहीं है जिसने ब्लड का टेस्ट नहीं किया होगा,
सब लोगों ने ज़रूर ब्लड का टेस्ट कहीं ना कहीं तो ज़रूर किया होगा। हाँ, तुम्हारे खुद के ही ब्लड का टेस्ट, ठीक है। टेस्ट मतलब अगर कोई एक कट जाता है, कोई उंगली या कुछ बॉडी पार्ट, तो पहले तुम लोग क्या करते हो, उसको तुम लोग मुंह के अंदर डालते हो, ठीक है। ये चीज़ अच्छा है, ख़राब नहीं है। हाँ, तो उससे तुम लोगों को टेस्ट पता चल जाता है कि ब्लड तो भाई सॉल्टी है, भाई बहुत अच्छा तो है नहीं, सॉल्टिश, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है, मतलब कितना होता है। ये होता है, मैं ये अडल्ट ह्यूमन का मैं इधर बात कर रहा हूँ, एवरेज अडल्ट ह्यूमन। हर चीज़ ना हम लोग अडल्ट के लिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसको ही हम लोग एक बेंचमार्क रखते हैं, एवरेज एडल्ट ह्यूमन ब्लड वॉल्यूम। इट इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर्स। हाँ, 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड रहता है। ओके, टेस्ट ऑफ ब्लड भी होगा। अब देखो थोड़ा बहुत थ्योरी हम लोग खेल लेते हैं, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना चाहिए, ठीक है। हम लोग कुछ छोड़ने वाला है नहीं। अब देखो, ट्रांसपोर्ट बाई ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्मोन्स, बॉडी हीट, ठीक है। ये सब ब्लड का मतलब ब्लड से हम लोग ये सब चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली है कि फंक्शंस ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, एक तो इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट फंक्शन, और एक है इसका प्रोटेक्शन वाला फंक्शन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन में हम सब क्या जानते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द अलाइमेंट्री कैनाल टू द टिश्यूज, ठीक है। दीज सब्सटेंसेज आर शुगर्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स। सही है। अगर मैं होता तो मैं ये चीज़ नहीं लिखती इधर, मैं यहाँ पे देखो शुगर्स लाइक ग्लूकोज है इधर, ठीक है। अमीनो एसिड को इसके अंदर मत देना, ठीक है। हाँ, अच्छा तुम लोग इसको कमेंट करो तो विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। और विटामिन सी का एक नाम क्या है, ठीक है। और विटामिन सी के डिफिशियंसी से क्या होता है, ये 3 क्वेश्चन तुम लोग मेरे को कमेंट करके बोलो, ठीक है। हाँ, तो पहले हम लोग को देखना है कि ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, तो हम लोग ये देख ले कि एलिमेंट्री कैनाल से अल्टीमेटली टिश्यूज़ में अगर उस फूड को हम लेके जाने चाहिए, मतलब लेके जाना चाहिए, तो वो एक ही मीडिया रहता है, वो है ब्लड। ब्लड के थ्रू ही ग्लूकोज को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है, देखो, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज़ it occurs by the means of red blood cell in combination with hemoglobin in the form of an unstable compound oxyhemoglobin, which on reaching the tissues break up to deliver oxygen। समझा, ये फॉर्म हुआ, ठीक है। ये किस में फॉर्म हुआ, जब एक्सचेंज हुआ तब ये फॉर्म हुआ। अब और जब ये जाएगा टिश्यूज़ के पास, तब ये फिर से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इधर अनस्टेबल लिखा है, देखा ना। तो ये HbO2 फिर से ब्रेक हो गए, तब हो जाएगा Hb+O2, और ये O2 टिश्यूज़ ले लेंगे, समझे। आ जाओ, अब ये यहाँ पे आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज़ टू द लंग्स। हाँ, देखो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड हो कैसे रहे, तुम लोगों को क्या ये नहीं पता, हमारे सेल रेस्पायर करते हैं, तो रेस्पिरेशन का एंड रिजल्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो कि हम लोग दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उधर से ये O2 वाला छीन के ले रहे हैं ये टिश्यू, उसके बाद तो रेस्पिरेशन हो रहा है, उसके अंदर से CO2 फॉर्म हो रहा है, तो वो CO2 बाहर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे कैसे बाहर आएगा, फिर से वो टिश्यू पहले इस CO2 को रिलीज करेगा ब्लड में, उसके बाद इसको मतलब इसको उसके बाद ब्लड वेसल लेके जाएगा हार्ट में, उसके बाद ये जाएगा लंग्स में, उसके बाद ये बाहर आएगा, ठीक है, CO2।
देख सकते हो, इट ऑकर्स पार्टली इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन एंड पार्टली एज सॉल्यूशन इन ब्लड प्लाज्मा। ये चीज़ ना, ये ब्लड प्लाज्मा वाला चीज़ थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 11 के लिए, ये तुम भी थोड़ा बहुत देख लो, ठीक है। ये देखो, मैं एक और बार बोल रहा हूँ, transport of carbon dioxide occurs partly in combination with hemoglobin and partly as solution in blood plasma। ठीक है, इससे एक अच्छा क्वेश्चन होगा। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 occurs fully by blood plasma, नहीं, occurs fully by hemoglobin। So this is true or false? This is actually false। करेक्ट आंसर क्या होगा? Partly with hemoglobin and partly with plasma। ओके, सही है भाई। अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम द टिश्यूज टू द लिवर। एक्सक्रीटरी मटेरियल फ्रॉम टिश्यूज टू लिवर, किडनीज और द स्किन फॉर एलिमिनेशन और रेंडर देम हार्मलेस। ये भी देख लो, ये सब ना आएगा तुम्हारा इसमें, ये सब अच्छे से तुमको पढ़ना पड़ेगा। वो जो इन सब को जो चैप्टर है ना, इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल इसका चैप्टर है, क्या है इसका चैप्टर, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम, उधर ही सब आएगा। और मैं एक बार ये सबको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बोल दिया हूँ, ठीक है। अब देखो, द ब्लड हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये भी देख लो, ठीक है। तो ये होगा ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन बाई ब्लड। अब देखो प्रोटेक्शन वाला फंक्शन में क्या है, ब्लड फॉर्म्स क्लॉट। तुम लोग देखे होगे, अगर तुम्हारा कोई एक कट हो जाता है तो उधर से ना, मतलब पानी की तरह से खून नहीं बह जाता, वो बंद हो जाता है अनलेस एंड अनटिल वो कट बहुत ही डीप ना हो, तब तो उसमें स्टिचेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेल इसमें हेल्प करता है, ये यहाँ पर ये हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स, और क्या है उस सेल का नाम, थ्रोम्बोसाइट्स। तो बोलो तो एक ऐसा डिजीज़ बोलो जिसमें प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट डिक्रीज होता है, बोलो, सोचो, कमेंट करो। अच्छा, तुम लोगों के पास 5 सेकंड है, तुम इसको सोचो। हाँ, याद आ रहा है ना, ये है डेंगू। डेंगू इज़ वेरी फेमस इन इंडिया, ठीक है। तब देखो, इसमें ब्लड फ्रॉम क्लॉट्स, wherever there is a cut in blood vessels, the clot serve to prevent further loss of blood। और क्या है, और क्या है, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जम्स, इसको भी रोक देता है, ठीक है, क्योंकि होल ओपनिंग को ये ब्लॉक कर देता है। ओपनिंग से क्या हो सकता है, एक तो ब्लड बाहर आ सकता है, ओपनिंग से क्या हो सकता है, एक तो ब्लड बाहर आ सकता है, और एक चीज़ हो सकता है कि जम्स या कुछ कीटाणु वो अंदर जा सकता है, तो उसको ब्लॉक कर देता है। अब देखो, ये है तुम्हारा क्या ये फंक्शन है, क्या किसका है ये फंक्शन, बोलो, प्लेटलेट्स का। एक सेंस को लॉक करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन है अब तुम्हारा WBC का। और WBC का रोल क्या है, ये ना बहुत ज़्यादा मारपीट ये करता है, ठीक है। मैं तुमको एक ऐसा चीज़ बोल रहा हूँ, सपोज तुम्हारे बॉडी में कोई एक ऐसा सब्सटेंस चला गया है जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तब जो हमारे बॉडी के जो मतलब ये सिपाही है वो है WBC, वो तब लड़ेंगे और तब तुमको आएगा बुखार। तुम सभी मेरे साथ हाथ को घिसो,
हाथ को घिस मतलब तुम लोग ये हाथ को जब घिसोगे तुम लोग फील करोगे कि हीट जनरेट हो रहा है। इसी प्रकार जो हो रहा है अंदर, ये डब्ल्यूबीसी फाइट कर रहा है, ये फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं कुछ कुछ। डब्ल्यूबीसी मतलब दूसरे बैक्टीरिया से फैगोसाइटोसिस हो भी जा रहा है, ये मर भी जा रहे हैं और कुछ कुछ मार भी देता है। तो उससे एक हीट जनरेट होता है ये फाइट के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं फीवर। फीवर इज नॉट अ डिजीज, समझा? फीवर है, ये कोई डिजीज नहीं है। ये एक डिजीज होने वाला है उसका एक लक्षण है कि ये फीवर आ रहा है। सभी बड़ा बड़ा जो प्रॉब्लम है या डिजीज है उसके पहले ना बॉडी कुछ कुछ सिंबल देता है, और उसमें से एक है फीवर। ठीक है, अब देखो डब्ल्यूबीसी क्या कहता है, ये करता है देखो एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, एनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ये बाद में लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो डब्ल्यूबीसी का यह फंक्शन, इट प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन्स एंड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो विच न्यूट्रलाइज द पॉइजनस सब्सटेंस और किल द जर्म्स विच एंटर्स द बॉडी। ठीक है, मतलब अगर कुछ एक केमिकल अंदर आ जाए तो उसके रिस्पॉन्स में डब्ल्यूबीसी, मतलब डब्ल्यूबीसी के अंदर तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, कुछ ना कुछ सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सही है। अब देखो एक सेल को ना अभी हम लोग थोड़ा बहुत गौर से देखेंगे। पहले उस सेल को मैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर दे रहा हूँ तुम लोगों को, हम लोगों ने इधर ही उस सेल के बारे में पढ़ा है। अच्छा देखो, ये तुम देख रहे हो ना, ये लिम्फोसाइट, इसको अच्छे से देख लो, इसको अभी हम फोकस करने वाले हैं क्योंकि यही क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। थोड़ा बहुत देख लो, ये चीज़ ना बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ आ जाओ, कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इधर एक मनुष्य है, ठीक है। देखो ये इस तरह की से पढ़ाने का स्टाइल भाई मैंने सीखा है मेरे टीचर से। ये एक बहुत ही लाजवाब एक स्टाइल है, ठीक है, तुम भी देख लो। ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, और इधर ना एक सब्सटेंस है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट गुड फॉर द बॉडी, और ये सब्सटेंस अंदर आएगा, ठीक है। जब ये सब्सटेंस अंदर आया तब क्या हुआ, बोलो। इस सब्सटेंस का हम लोग नाम देंगे एंटीजन, ठीक है। इधर हमारे बॉडी में है बी लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट ना दो प्रकार का होता है, एक है वो मैं जब डब्ल्यूबीसी में आऊँगा तब मैं ये सब तुमको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक है इसमें बी लिम्फोसाइट और एक है इसमें टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये बी लिम्फोसाइट है, सही है। बी लिम्फोसाइट के ऊपर कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ रिसेप्टर है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके रिसेप्टर है। एक को मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एंटीजन जो इधर है ये आके इधर स्टिक हो गया। इस एंटीजन का ना कलर थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। स्टिक होने के बाद ये एक सेल डिवीजन करेगा। एक है प्लाज्मा सेल और एक करेगा मेमोरी सेल। प्लाज्मा सेल से रिलीज होगा
IgM एंटीबॉडी, IgM रिलीज होगा। IgM एक एंटीबॉडी होता है या इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, ठीक है। और इधर से क्या रिलीज होगा, IgG होगा। अब देखो ना, ये इसका ना भाई फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स है, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है, इसमें इन दोनों का लेवल कितना कितना रिलीज हो रहा है वो डिपेंड करता है। वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इतना थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है। तो पहले तुम्हारे शरीर में आया क्या, एंटीजन आया, वो बाइंड किया, एक रिसेप्टर है जो कि बी लिम्फोसाइट के ऊपर प्रेजेंट रहता है। हाँ, उसके बाद उस होल चीज़ का सेल डिवीजन हो गया। इधर लिख देता हूँ क्या हो गया, इधर सेल डिवीजन हो गया। तो सेल डिवीजन होके दो सेल फॉर्म हुआ, एक हुआ प्लाज्मा सेल और एक हुआ मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे होता है IgG मतलब चीज़ का फॉर्म, और प्लाज्मा सेल से होता है IgM का फॉर्म, ठीक है। तुम लोग जानते हो एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल मतलब तुम लोग इसको रिलेट करो, शामू एक लड़का है, ये छोड़ो भाई, मेरा डेंगू हो गया, ठीक है। मेरा पहला बार जब डेंगू हुआ तब ये प्लाज्मा सेल से IgM रिलीज होगा और मेमोरी सेल से IgG भी रिलीज होगा, लेकिन IgM का लेवल ज़्यादा होगा देन IgG, ठीक है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम वो डेंगू का जो वायरस है वो जब आएगा, इस वक्त जब ये कांटेक्ट में आ जाएगा भाई शरीर का, और जब ये बाइंड भी हो जाएगा रिसेप्टर से, तब ये मेमोरी सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। तब मेमोरी सेल से IgG एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसलिए हम लोग कहते हैं कि डेंगू अगर एक बार हो जाए तो दूसरा बार होना बहुत मतलब बहुत कम चांस है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का फिर भी होता है, जिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कम है। ये तुम लोग पढ़ने वाले हो कि इम्यून बायोलॉजी के अंदर, जो कि बाद में, ठीक है, BSc में भी ये आता है, ठीक है। इम्यून बायोलॉजी बहुत अच्छा चीज़ है। अब आ जाओ इसमें लाइफ एंड डेथ ऑफ RBC एंड अदर सेल्स। देखो इसमें क्या है, देखो वाइट की तरह मैं इधर बोन बनाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ये रबर का ना थोड़ा बहुत एरिया थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। हाँ बस, आ जाओ। दिस इज अ बोन टिप, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ रेड बोन मेरो हम लोग बना देते हैं। तुम लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि RBC किधर फॉर्म होता है। RBC फॉर्म होता है रेड बोन मैरो, ठीक है। ये क्या है, मैं इधर फॉर्मेशन ऑफ RBC, हाँ इसको मैं दिखाना वाला, देखो ये है रेड बोन मैरो। और यहाँ पे कुछ कुछ स्टेम सेल्स भी है, ठीक है, उसको तुम छोड़ दो। तो रेड बोन मैरो से स्टेम सेल्स भी है, मतलब उसको ही तुम कह सकते हो, ठीक है, स्टेम सेल्स। अगर तुमको देखो तुम्हारे लेवल में तो RBC कैसे होता है, RBC होता है फ्रॉम रेड बोन मैरो, ठीक है। RBC प्रोडक्शन होता है, ठीक है, फ्रॉम रेड बोन मैरो। आई रिपीट, तुम्हारे सिलेबस में अगर तुमको क्वेश्चन आए, तुम लोग इसको एकदम डायरेक्टली लिख सकते हो कि RBC इज प्रोड्यूस फ्रॉम रेड बोन मैरो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैं तुमको बोल रहा हूँ, रेड बोन मैरो के अंदर कुछ कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स मतलब जिस सेल को तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, वो है स्टेम सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो ये स्टेम सेल है, ये मॉडिफाई होते हैं, ये मॉडिफाई होते हैं। उसके बाद क्या फॉर्म होगा, कुछ दूसरे कुछ सेल्स फॉर्म हो गए। क्या क्या होगा फॉर्म, एक है मेगा कैरियोसाइट्स, इस नेम को याद रखना। मैं जब प्लेटलेट्स में आऊँगा ना, जब तुम लोग इसको बोल नहीं पाओगे तब देखना भाई, ये सेल है मेगा कैरियोसाइट्स। प्लेटलेट्स फॉर्म होता है मेगा कैरियोसाइट का फ्रेगमेंटेशन से, मैं अभी नहीं हो रहा उसमें। ये है मेगा कैरियोसाइट्स। दूसरा है ल्यूकोब्लास्ट, तीसरा है एरिथ्रोब्लास्ट।
एरिथ्रोब्लास्ट, सही है। अब ये एरिथ्रोब्लास्ट ब्लास्ट से देखो भाई, तुम लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो। तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो और तुम लोग एक दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, तो इसका एक कोई ना कोई एक मतलब डिफरेंस तो रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो आ जाओ, इसमें इसको अभी तुम लोग फोकस करो। पहला मॉडिफिकेशन हुआ एरिथ्रोब्लास्ट। मैं इधर वो एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टेम सेल से इतना सारा सेल मॉडिफाई हुआ, ठीक है, इतना सारा सेल स्टेम सेल से मॉडिफाई हुआ, लेकिन हम लोग को फोकस करना है एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। स्टेम सेल्स, देन एरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद क्या है, रेटिक्यूलोसाइट्स। अब देखो, रेटिक्यूलोसाइट्स एक ऐसा वर्जन ऑफ आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तुम लोग इसको शायद क्लास 6-7 स्टैंडर्ड में तुम लोग इसको पढ़ चुके हो कि आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्या बोलते हैं उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये रेटिकुलोसाइट्स के अंदर लेकिन ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ ये जो मैच्योर करता है, मैच्योरेशन विटामिन B12 के सहायता से और फॉलिक एसिड, तो ये फॉर्म करता तो ये क्या फॉर्म करता है, आरबीसी और रेड ब्लड सेल, या तुम इसको एरिथ्रोसाइट्स इसको लिख सकते हो। समझे, एकदम बढ़िया। और एक चीज़ तुम जान लो, ये मेगा कैरियोसाइट से क्या फॉर्म होता है, प्लेटलेट्स फॉर्म होता है। और ल्यूकोब्लास्ट से, और ये ल्यूकोब्लास्ट से क्या फॉर्म होना चाहिए, ल्यूको मतलब इधर ल्यूकोसाइट्स फॉर्म होना चाहिए या WBC फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। देख, ठीक है, ये मैंने तुमको फुल का फुल खोल के रख दिया। ये थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, देख लो भाई, क्योंकि तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ओलंपियाड के लिए मतलब ये प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो इसलिए देख भी लो। और अगर तुमको कुछ भी नहीं आता तो तुम इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत देख ही लो भाई, भला होगा। अब आ जाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या चीज़ है, इसको भी थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। हाँ, तो ये होता है कि हीमोग्लोबिन का ना बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, मतलब एक फोर्स है फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन अगर ये CO को अगर देख लेना, तो ये बहुत तेज़ी से ये अट्रैक्ट हो जाता है उसके पास, ठीक है। और इन दोनों एक ज़बरदस्त एक बॉन्ड बनाता है, जो कि एक स्टेबल बॉन्ड है, कि वो टूटेगा नहीं उतना आसानी से। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो इससे क्या होता है, अगर HbCO ये फॉर्म हो जाता है HB और CO का रिएक्शन से, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन से, अगर ये सब फॉर्म हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन बचा ही नहीं रहता ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए, क्योंकि CO का एफिनिटी भी ज़्यादा है। अगर तुम लोग दो भाई को मतलब सामने सामने रख दोगे ना, CO को इधर रख दिया, CO2 को इधर और इधर O2 को रख दिया, तो HB ना सबसे पहले चूज करेगा CO को। मतलब तू जा इधर, भाड़ में जा O2, तेरे को मैं चलो नहीं दिख रहा हूँ, भाड़ में जा। तो मैं तो इधर CO के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ कि देखो, हीमोग्लोबिन, ये थोड़ा बहुत दूसरा कलर से लिखता हूँ, येलो से, क्या हीमोग्लोबिन हैज़ very strong affinity for carbon monoxide, very strong affinity for carbon monoxide CO, सही है। फॉर्मिंग अ स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कैसा दिखने में है, ऐसा देखो, मैं दिखा रहा हूँ, HB प्लस CO क्या होता है, HbCO होता है। मैं इधर रिवर्सिबल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल है,
मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रांग है, सही है। तो तुम इसको सोचो, एक ग्लास में, मतलब थोड़ा बहुत विजुअलाइज करो, एक ग्लास में तुम लोग हाँ, एक ग्लास में तुम लोग हीमोग्लोबिन को रखे हो, और एक ट्रम्बलर में तुम लोग CO को भी रखे हो, CO2 को भी तुम लोग रखे हो, और O2 को भी तुम लोग रखे हो। तो तुम अगर ये एक ग्लास वाला हीमोग्लोबिन अगर तू उसके ऊपर अगर तुम लोग डाल देते हो, तो तुम देखोगे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन लगभग लगभग बनेगा ही नहीं। सारे के सारे हीमोग्लोबिन कंबाइन हो जाएंगे CO के साथ एंड विल फॉर्म HbCO। तो इसमें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इसमें, दिस cuts down the capacity of blood of transporting oxygen. It is cuts down the capacity of blood carrying oxygen, बराबर है क्या, and results in death. अब देखो तुम लोग मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल देख रहा हूँ। कभी भी अगर तुम लोग ये गांव में जाते हो ना, गांव में देखना ये जो किचन है वो घर के अंदर नहीं होता, वो किचन के लिए एक सेपरेट घर होता है, क्योंकि उस किचन के अंदर रहता है चूल्हा। चूल्हा मतलब जो मिट्टी का चूल्हा होता है या जो काठ का जो चूल्हा होता है वो रहता है, और उससे रिलीज होता है CO गैस। अगर तुम लोग इस चूल्हे को घर के अंदर मतलब लाते हो ना, तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगा। एक केस भी आया था जिसमें एक महिला गांव का शायद, वो एक चूल्हे को, मतलब ये लकड़ी का ही शायद था, ये एक चूल्हा होता है ना जो कि थोड़ा बहुत मॉडर्न हुआ है, एक ही बाल्टी के अंदर वो सब बनाते हैं, तो उसको रखे थे घर के अंदर। और उसके बाद ये बहुत ठंड थी, तो उसके बाद उन्होंने सारा इधर ये विंडोज़ को बंद कर दिए थे। तो उसके बाद घर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया था कि ये सारे के सारे होल का होल फैमिली उधर ही मर गए, सोते हुए मतलब मर गए। ऐसा ये डेंजरस है, ठीक है। अब क्या है देख लो, हाँ ये चीज़ देख लो, मैच्योर RBC डोंट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोलो न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, मैं इधर छोटे छोटे तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ कि बोलो लॉस ऑफ न्यूक्लियस एक तो क्या बनाते हैं, मेक द RBC बाइकॉन्केव, मेक द RBC बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मतलब क्या है, ऐसा, मतलब कॉनकेव का मतलब है ऐसा है, एक सेकेंड रुक भाई। कॉनकेव देख, कॉनकेव का मतलब है जो कि केव सरफेस है, वो वाला। इसमें केव वाला सरफेस कौन सा है, ये वाला। और अगर मैं इसको बाई कॉनकेव बोल देता हूँ तो ये हो जाता है, ये तुम्हारा लाइट में है, लेकिन इतना ज़्यादा स्टीफ एंड प्रोमिनेंट तो नहीं है, इधर है, ठीक है। और इधर से ये जो मतलब न्यूक्लियस है ना, ये बाहर चला गया, ठीक है। पहले था न्यूक्लियस, अभी नहीं है न्यूक्लियस, ठीक है। मेक द RBC बाइकॉन्केव। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा एक होता है कि स्पेस इन बिटवीन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज फॉर O2 कैरी। सेकेंडली क्या होता है इसमें, मोर RBC कैन एकोमोडेट, मोर RBC कैन एकोमोडेट। मतलब इधर अगर एक RBC है ऐसा एक बड़ा वाला न्यूक्लियस के साथ, तो इधर ना इसके बराबर 3 RBC आ जाएंगे इधर, ऐसा ही है मतलब बोल रहा है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब ये क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, और सेलुलर रेस्पिरेशन करके जो RBC इधर O2 कैरी कर रहा है तो इसको रेस्पिरेशन में उड़ा देगा। तो ऐसा तो नहीं होता, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है।
अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस ये जब ये डिवॉइड होता है, आरबीसी क्या रहता है, मतलब डिवॉइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्यों? टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि इसको कैपिलरीज के अंदर भी इसको मूव करना रहता है, ठीक है, मूव थ्रू कैपिलरीज। सही है। हाँ अच्छा, ये क्वेश्चन कर लो। एजर्शन है मैच्योर आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस, ये ट्रू है। और रीजन स्पेस इंक्रीज टू कैरी O2, ये भी ट्रू है। मतलब और ये करेक्ट रीजन भी है, तो ये A प्लस R दोनों है करेक्ट, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेशन ऑफ A, बढ़िया। सो स्टूडेंट, रेगुलर ये वीडियो आएगा, रेगुलर मतलब एट रेगुलर इंटरवल्स, तो पढ़ते रहो। थैंक्स। और प्रतिज्ञा ठान लो कि कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हो, ठीक है, चलो।